आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। शहरियत तरमीमी कानून यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट की अब तक 8 रियासतों के चीफ मिनिस्टर्स मुखालिफत कर रहे हैं और उन्होंने साफ कर दिया है कि वो इसे अपनी रियासत में लागू नहीं होने देंगे। पहले बंगाल, फिर राजस्थान, केरला, पुडुचेरी और पंजाब के चीफ मिनिस्टर्स ने ऐसे बयान दिए थे। फिर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ की हुकूमतों ने भी कह दिया कि इस कानून को लागू करने का सवाल ही नहीं उठता। इन 8 रियासतों में मुल्क की 35% 35% आबादी रहती है। वहीं 3 और रियासती हुकूमतें ऐसी हैं जो CAA के खिलाफ में तो है, लेकिन इस कानून को लागू होने देंगे या नहीं, इस पर उनका रुख साफ नहीं है। इन रियासतों को भी जोड़ दिया जाए तो 42% यानी 42% आबादी वाली 11 रियासती हुकूमतें अब CAA की मुखालिफत कर रही हैं। NRC नहीं चलेगा, अगर नहीं वापस लो तो हम भी देखेगा किधर से आप करते हो। हम देखते हैं किसका साथ इतना जोड़ है, कितना सा पास इतना जोड़ है, हम देखेंगे। NRC की ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సపోర్ట్ చేయదు అని చెప్పారు। और ना NRC लागू होने वाली है, ये मैं कह चुका हूँ, खुले रूप में कह चुका हूँ। हम आज वर्तमान रूप में NRC लागू नहीं करेंगे। किसी ने कोई साइन कर दिया जो जन विरोधी, संविधान विरोधी, समाज विरोधी, धर्म विरोधी ऐसा कोई कानून हो, ये मध्य प्रदेश में कभी लागू नहीं होगा। दिल्ली के राजघाट पर कांग्रेस की एकता के लिए सत्याग्रह प्रोग्राम में मध्य प्रदेश के CM कमलनाथ ने कहा कि CAA और NRC को लागू होने नहीं दिया जाएगा। राजस्थान के वजीर आला अशोक गहलोत ने भी यही बात दोहराई। छत्तीसगढ़ के वजीर TS सिंहदेव ने भी कहा कि उनकी रियासत में भी CAA और NRC लागू नहीं होगा। महाराष्ट्र हुकूमत में वजीर बाला साहिब थोरात भी कह चुके हैं कि हम अपनी रियासत में CAA और NRC को लागू नहीं होने देंगे। 8 रियासती हुकूमतें जो CAA लागू नहीं होने देंगी वो हैं वेस्ट बंगाल, जहां की वजीर आला है ममता बनर्जी, जो तृणमूल कांग्रेस की हैं। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे, ये महाविकास आघाड़ी जो शिवसेना, कांग्रेस और NCP की गठबंधन की हुकूमत है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की हुकूमत है, जहां के वजीर आला है कमलनाथ। राजस्थान में भी कांग्रेस की हुकूमत है और वहां के वजीर आला है अशोक गहलोत। केरला, जहां CPIM की हुकूमत है, पिनराई विजयन वहां के वजीर आला है। पंजाब में कांग्रेस के अमरिंदर सिंह वजीर आला है और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के भूपेश बाघेल कांग्रेस के वजीर आला हैं। पुडुचेरी में नारायण स्वामी जो कि कांग्रेस के वजीर आला हैं, उनकी हुकूमत है। यानी मुकम्मल तौर पे 35% आबादी वाले और जो जोग्राफिकल एरिया है वो करीब 38% होता है। यहाँ के वज़ीर आला साफ कर चुके हैं कि वो CAA लागू नहीं करेंगे। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल भी CAA की मुखालिफत कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर यह नहीं कहा कि वो इसे लागू होने देंगे या नहीं। तेलंगाना में TRS ने पार्लियामेंट में इस बिल की मुखालिफत की थी, लेकिन इसे लागू करने को लेकर उसका रुख साफ नहीं है। इनके अलावा गैर BJP इख्तियार वाले तमिलनाडु, आंध्रा और उड़ीसा की हुकूमतों ने CAA का पार्लियामेंट में साथ दिया था। CAA की मुखालिफत कर रही 3 हुकूमत ने भी इसे लागू नहीं किया, तो जुमला 42% यानी 42% आबादी वाली रियासतों में CAA लागू नहीं होगा। ये रियासतें हैं झारखंड, तेलंगाना और दिल्ली। झारखंड में हेमंत सोरेन है, जिन्होंने आज ही हलफ लिया, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के हैं। तेलंगाना में चंद्रशेखर राव की हुकूमत है TRS की, और दिल्ली में आम आदमी पार्टी की अरविंद केजरीवाल की हुकूमत है। दूसरे मुद्दे यानी NRC की बात करें तो इसका खाका तैयार होने से पहले ही 10 चीफ मिनिस्टर्स कह चुके हैं कि वो इसे अपनी रियासत में लागू नहीं होने देंगे। इन चीफ मिनिस्टर्स की 51% आबादी वाली रियासतों में सरकार है। इनमें बिहार है, जहां के वजीर आला है नीतीश कुमार, जो जनता दल यूनाइटेड के हैं, जो कि NDA का पार्ट भी है। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी के उद्धव ठाकरे, वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी, मध्य प्रदेश में कांग्रेस के कमलनाथ, राजस्थान में अशोक गहलोत, आंध्र प्रदेश में YSRCP के जगनमोहन रेड्डी, उड़ीसा में नवीन पटनायक BJD के, केरला में CPIM के पिनराई विजयन, पंजाब में कांग्रेस के अमरिंदर सिंह, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के भूपेश बाघेल। पुडुचेरी में कांग्रेस की हुकूमत है। ये एक यूनियन टेरिटरी है। यहाँ की कांग्रेस हुकूमत ने CAA की मुखालिफत तो की है, लेकिन NRC आने की सूरत में उसे लागू होने देंगे या नहीं, इस पर रुख साफ नहीं किया। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने NRC पर सिर्फ यही तंज कसा था कि दिल्ली में इसके लागू होते ही BJP कायद मनोज तिवारी को रियासत छोड़कर जाना पड़ जाएगा।
तेलंगाना और तमिलनाडु की हुकूमतों ने भी नेशनल रजिस्टर के मुद्दे पर अपने पत्ते नहीं खोले हैं। झारखंड के वज़ीर आला हेमंत सोरेन ने, जिन्होंने आज ही हलफ लिया, नेशनल रजिस्टर की मुखालिफत तो की है, लेकिन कहा कि वो इससे जुड़े दस्तावेज देखने के बाद ही फैसला लेंगे। आइए देखते हैं कि एनआरसी आखिर है क्या। एनआरसी हिंदुस्तान के सभी शहरियों के लिए होगा। ये सिटीजन रजिस्टर होगा जिसमें मुल्क के हर शहरी को अपना नाम दर्ज कराना होगा। हुकूमत का दावा है कि यह आधार कार्ड या किसी आईडी प्रूफ जैसा ही होगा। शहरियत के रजिस्टर में नाम दर्ज कराने के लिए आपको अपना कोई भी आईडी प्रूफ या दस्तावेज देना होगा, जैसा कि आप आधार कार्ड या वोटर लिस्ट के लिए देते हैं। हुकूमत ने सीएए को लेकर मुल्क भर में एहतजाजी मुजाहरा शुरू होने के बाद 13 सवाल जवाब जारी किए थे। इसमें से 10 सवाल एनआरसी पर थे। इनमें हुकूमत ने कहा था कि मुल्क के लिए एनआरसी के गाइडलाइंस और प्रोसेसेस तय होने अभी बाकी हैं। असम में जो प्रोसेस चल रही है वो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म और आसाम एकॉर्ड के तहत की गई है। सिटीजनशिप एक्ट 1955 में लागू हुआ था, जिसमें बताया गया है कि किसी बैरूनी मुल्क के शहरी को किन शर्तों की बुनियाद पर हिंदुस्तान की शहरियत दी जाएगी। इस कानून में हाल ही में तरमीम यानी अमेंडमेंट किया गया। इसके बाद इसका नाम बदलकर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट यानी सीएए हो गया। इसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से हिंदुस्तान आने वाले हिंदू, सिख, जैन, पारसी, बौद्ध और ईसाई मजहब के रिफ्यूजीज को शहरियत देने का प्रोविजन बनाया गया है। इन 3 मुल्कों से आने वाले 6 मज़ाहिब के रिफ्यूजीज को हिंदुस्तानी शहरी बनने के लिए 11 साल की जगह अब सिर्फ 5 साल रहना ज़रूरी होगा। अब देखते हैं कि अगर रियासतें एनआरसी या सीए पर अमल करने से इनकार करें तो क्या होगा। इस बारे में कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 11 के तहत शहरियत यानी सिटीजनशिप पर कानून बनाना पूरी तरह से पार्लियामेंट के दायरे इख्तियार में आता है। रियासतों को इस मामले में कोई इख्तियारात नहीं है। अगर ये इसे अपने यहाँ लागू नहीं करते हैं तो ये कॉन्स्टिट्यूशन की खिलाफ वर्जी होगी। रियासतों के पास 2 रास्ते हैं। वो इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं या अगले लोकसभा इंतखाबात में इख्तियार मिलने पर कानून बदल सकते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट कहती है कि एनआरसी कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है तो फिर ये कहीं भी लागू नहीं होगा। लेकिन अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन के तहत है तो सभी रियासतों को इसे अपने यहाँ लागू करना होगा। ऐसे ही एनआरसी सेंट्रल लिस्ट में है। मरकज का फैसला लागू करना रियासती हुकूमतों की आईनी जिम्मेदारी यानी कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कोई रियासत इसे लागू करने से इनकार करे तो आर्टिकल 355 के तहत रियासत को वार्निंग दी जा सकती है और आर्टिकल 356 के तहत हुकूमत बर्खास्त भी की जा सकती है। यानी सीए और एनआरसी को लेकर आगे क्या होगा ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मुनहसर होगा। इसी बीच वजीर आजम नरेंद्र मोदी की सदारत में मुनक़िद हुए मरकजी काबीना के इजलास के दौरान 2021 की मरदमशुमारी का अमल शुरू करने और नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर यानी एनपीआर की मंजूरी दे दी गई। उसी शाम को वजीर दाखिला अमित शाह ने एक न्यूज़ एजेंसी से बात की और मुल्क में शहरियत तरमीमी कानून और मुमकिना एनआरसी के सिलसिले में जारी हंगामों के दरमियान एनपीआर लाने के बारे में जो सवालात पहले से उठाए जा रहे थे उनकी पूरी वजाहत की कोशिश की। लेकिन इस दौरान उन्होंने भी हालिया रामलीला मैदान की रैली में वजीर आजम के बयान करदा झूठ को भरपूर तरीके से दोहराया। इंटरव्यू के दौरान वजीर दाखिला ने कहा कि एनपीआर और एनसीआर में कोई ताल्लुक यानी एनआरसी में कोई ताल्लुक नहीं है। इस दौरान उन्होंने जोर देकर कहा कि फिलहाल हुकूमत में एनआरसी के बारे में कोई बात नहीं की जा रही है। अमित शाह ने मजीद कहा कि हिज़्ब इख्तिलाफ की तरफ से सीएए, एनआरसी और एनपीआर के बारे में सियासत की जा रही है। नेज़ अपोजिशन के लोग अफवाहें फैला रहे हैं। इस इंटरव्यू के दौरान सबसे अहम बात यह थी कि वज़ीर दाखिला अमित शाह ने वज़ीर आज़म के बरक्स ये कबूल किया कि मुल्क में डिटेंशन सेंटर्स तामीर हो रहे हैं। ताहम अमित शाह ने कहा कि ये डिटेंशन सेंटर्स मुसलमानों के लिए नहीं बनाए जा रहे हैं बल्कि उन लोगों के लिए बनाए जा रहे हैं जो बाहर से आए हैं और यहाँ रह रहे हैं और उनके पास कोई कागजात नहीं है। हालांकि अमित शाह ने डिटेंशन सेंटर्स की तादाद बताने से ये कहते हुए इनकार कर दिया कि वो फिलहाल तादाद से वाकिफ नहीं है। एनपीआर के लिए आधार नंबर देने के बारे में पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि आधार नंबर देने में कोई हर्ज नहीं है। गौरतलब है कि 22 दिसंबर को राजधानी दिल्ली के रामलीला मैदान पर बीजेपी के एक जलसे से वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने तरमीम शुदा शहरियत कानून लागू होने के बाद एनआरसी पर जारी हंगामे के दरमियान कहा कि एनआरसी के बारे में पार्लियामेंट में कोई बातचीत नहीं हुई है। अलावाजी वजीर आजम ने यह भी कहा कि मुल्क में कहीं भी डिटेंशन सेंटर तामीर नहीं किया जा रहा है। उस दिन भी वजीर आजम का बयान सुनकर लोग हैरान रह गए थे और आज भी
वजीर दाखिला का बयान लोगों को चकरा देने वाला है, क्योंकि ऐसी तमाम वीडियो सामने आ रही हैं जिनमें सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद, अमित शाह और बीजेपी के वर्किंग प्रेसिडेंट जेपी नड्डा एनआरसी के बारे में बात कर रहे हैं। सीएए, एनआरसी और एनपीए के मुद्दे पर पूरा मुल्क फिलहाल दो हिस्सों में बटा हुआ है। एक तबका इनकी खुलकर मुखालिफत कर रहा है तो दूसरा इसकी हिमायत। जहां एक तरफ सीएए और एनआरसी के खिलाफ मुजाहरे हो रहे हैं, वहीं सीएए की तायद में भी बीजेपी और संघ परिवार से जुड़े लोग रैलियां और मीटिंग्स शुरू कर चुके हैं। इनका नतीजा चाहे जो निकले, लेकिन एक बात सबको तस्लीम करनी पड़ेगी कि बीजेपी हुकूमत ने आम लोगों का ध्यान असल मुद्दों से जरूर भटका दिया। अब ना ही कोई पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों पर बात कर रहा है और ना ही किसी को प्याज 100 रुपए किलो खरीदने में दिक्कत है। बाकी तरकारियां भी महंगी हो चुकी हैं। अगर आप तेलंगाना में हैं तो शायद अगले साल से आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल में भारी इजाफा होने वाला है। तेलंगाना में आरटीसी किरायों में 20 पैसे फी किलोमीटर का इजाफा पहले ही हो चुका है और विजय डेयरी मिल्क भी 2 रुपए फी लीटर महंगा हो गया। कल तक नौकरी ना मिलने से परेशान बेरोजगार नौजवान अब सीएए और एनआरसी को लागू करने या ना करने पर बहस कर रहे हैं। मुल्क में मईशत खस्ता हाल है, तरक्की की रफ्तार थम चुकी है। शायद असली सियासत इसी को कहते हैं कि लोगों को जहनी और जज्बाती तौर पर मसरूफ रखा जाए, उन्हें इतना मशगूल रखा जाए कि वो आपको अपनी नाकामियों पर सवाल पूछने के बजाय कोई और चीज़ों पर अपनी ताकत और सलाहियतें सर्फ कर दें। जब ऐसा होता है तब उस मुल्क के वजीर आज़म को भी सरेआम झूठ बोलने से कोई परहेज नहीं होता। शायद वो सोचने लगता है कि मुल्क की आवाम या तो बेवकूफ़ है या बेज़मीर।